दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी जबरदस्त मूवी को देखा है जिसने मेरे दिमाग के तार तार हिला दिए। सही बोल रहा हूँ, बहुत लंबे वक्त के बाद एक ऐसी मूवी देखी है जिसको समझने के लिए मुझे कई सीन्स को बार बार देखना पड़ा और मुझे यकीन है कि मैं इसको इतनी आसानी से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इसका एक एक सीन ठीक से समझ आ जाएगा। ऐसी मूवीज बहुत ही कम बनती हैं और इतनी बखूबी से इस कॉन्सेप्ट को शायद ही किसी इंडियन मूवी में दिखाया गया होगा। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत 1964 में होती है, जहां हम एक लड़की ललिता और उसके बॉयफ्रेंड गणेश को एक कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों घर से भागकर आए हैं क्योंकि उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। इसीलिए मदद के लिए वो अपने पुराने दोस्त मनोहर के पास पहुंच जाते हैं। अब मनोहर ही है जो उन्हें भगाने और साथ ले जाने में मदद कर रहा है। हम देखते हैं कि कॉलेज के दिनों में मनोहर को भी ललिता से प्यार हो गया था। उसे लगता था कि ललिता भी उसे पसंद करती है, लेकिन असल में ललिता उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। हालांकि उसे पता था कि मनोहर उसके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन उसने कभी इस पर बात नहीं की। इसी दौरान ललिता और गणेश का सीक्रेट अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में कॉलेज में किसी को कुछ पता नहीं था। अब काफी समय बाद जब मनोहर को ये बात पता चली तो वो बुरी तरह से टूट गया। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला, लेकिन वो आज भी ललिता को भूल नहीं पाया था। अब जब ललिता और गणेश मदद मांगने आए होते हैं तो मनोहर कहता है कि परिवार को नाराज करके शादी करना सही नहीं है। इसी तरह वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके परिवार वालों से बात करके मामला सुलझा सकता है, लेकिन गणेश कहता है कि अब उनके पास वक्त नहीं है क्योंकि ललिता प्रेग्नेंट है। फिर ये सुनकर मनोहर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब रास्ते में एक चौराहे पर ललिता एक आदमी को देखती है जो एंजल का स्टेच्यू लेकर कहीं जा रहा होता है। इस बीच अचानक उसका काट टूट जाता है और स्टेच्यू जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद अब मनोहर उन्हें अपने घर ले आता है। अब वो उन्हें अपने बेडरूम में सोने का कहकर बाहर चला आता है और शराब पीने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि ललिता को खोना उसके लिए सबसे बड़ा फेलियर है, इसीलिए गुस्से में वो उन दोनों को मारने तक का ख्याल करने लगता है। अब वो नशे में अपनी कार से गन निकालने जाता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगता है। घर की लाइट्स फ्लिकर करती हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी बंद चालू होने लगती हैं। फिर अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। अब मनोहर उस आवाज का पीछा करते हुए डार्क एरिया में चला जाता है कि तभी उसे अपने घर की तरफ से 2 गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। वो सुनते ही वो दौड़कर वापस घर लौटता है और देखता है कि ललिता और गणेश को गोली लगी है। वो देखता है कि ललिता के माथे पर गोली लगी है और वो मर चुकी है, पर गणेश अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। अब मनोहर की समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसको पसीना आने लगता है और घबराहट के मारे वो एक मूर्ति सा बन जाता है। इस बीच जल्दी से वो गणेश से पूछता है कि ये सब किसने किया, तो इस पर गणेश कुछ कहता तो है, लेकिन उसके शब्द क्लियर नहीं होते। इसके बाद गणेश अपनी आखिरी सांस लेते हुए कुछ कहता है जिन्हें हम तो नहीं सुन पाते, लेकिन मनोहर सुन लेता है और वो शब्द सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद कहानी यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जब अरण्य नाम की एक लड़की पुलिस को कॉल करके कहती है कि सर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। अब ऑफिसर पूछता है कि आप कहाँ से बोल रही हैं? तो अरण्य जवाब देती है कि उपला पक्कम से। तो ऑफिसर फिर पूछता है कि उपला पक्कम कहाँ है, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है। फिर अगले सीन में वसंत, जो अरण्य का पति है, वो हमें पुलिस हिरासत में दिखाई देता है। पुलिस उससे अरण्य के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वसंत कहता है कि सर, मैं खुद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। अब वसंत की बातों से ऑफिसर को शक होता है कि अरण्य के गायब होने में वसंत का ही हाथ है, इसीलिए वो उसे शक के घेरे में लेते हुए थाने में ही रोक लेता है और अरण्य को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ वसंत को पता था कि पुलिस अरण्य को नहीं ढूंढ पाएगी। अब वो खुद से कहता है कि अरण्य मेरी गलती की वजह से गायब हुई है, अब मुझे ही उसे वापस लाना होगा, और ये सोचकर वो पुलिस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अब कहानी यहाँ से 48 घंटे पहले शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वसंत और अरण्य अपने दोस्तों के साथ क्लब में मस्ती कर रहे हैं। यहाँ अरण्य अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रभा के साथ होती है और वसंत अपने दोस्त सुरेश और ग्रुप के साथ होता है। इस बीच क्लब में एक बदमाश लड़का लड़कियों के साथ छेड़खानी करने लगता है, जिसे वसंत नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देता है। फिर कुछ देर बाद वसंत अकेले एक प्राइवेट रूम में जाता है कि तभी प्रभा वहाँ आ जाती है।
और इसी मोमेंट पर सीन कट हो जाता है और हमको नहीं दिखाया जाता कि अंदर क्या हुआ। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो वसंत नॉर्मल लगता है, लेकिन प्रभा परेशान और खोई हुई नजर आती है। तभी वही बदमाश लड़का प्रभा से टकरा जाता है, जिससे अरण्य की ड्रेस पर ड्रिंक गिर जाती है। अब वो लड़का सॉरी बोलकर चला जाता है, लेकिन वसंत को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को पीट देता है। इस मारपीट की वजह से क्लब का माहौल खराब हो जाता है और फिर सभी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद रास्ते में अरण्य वसंत पर गुस्सा करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुमने लड़ाई करके सारा मूड खराब कर दिया। हर बार ड्रिंक करके तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो। अब वसंत जवाब देता है, मैंने लड़ाई इसीलिए की क्योंकि वो लड़का सबसे और तुमसे बदतमीजी कर रहा था। लेकिन अरण्य उसकी बात को लगने नहीं देती और वो ये सब वसंत का ओवर रिएक्शन मानती है। अब दोनों में बात चल ही रही होती है कि तभी बाहर से उन पर कोई हमला करता है। असल में ये वही लड़का होता है जिसकी वसंत ने पिटाई की थी। अब वसंत हमलावर को देखने बाहर जाता है, लेकिन इतने में वो लड़का बाइक से भाग जाता है और जाते जाते धमकी देता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, जल्दी ही इसका अंजाम भुगतोगे। फिर इस घटना के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं और माहौल को ठीक करने के लिए बीच हाउस पर 4 दिन की छुट्टियां प्लान करते हैं। अब रास्ते में उन्हें रेडियो से पता चलता है कि आज सुपर मून की घटना होगी, यानी चांद पृथ्वी के बेहद करीब होगा, जैसा 1964 में हुआ था। अब हमें पता चलता है कि जब मनोहर के साथ अजीब घटना हुई थी तब उस रात भी सुपर मून ही था। अब कहानी ठीक उस चौराहे पर लौटती है जहां एक आदमी गाड़ी में स्टैच्यू लेकर जा रहा था। स्टैच्यू को उसी चौराहे पर स्थापित कर दिया गया था, जो अरण्य को थोड़ा अजीब लगा। उसने वसंत से कहा कि ऐसी स्टैच्यू तो आमतौर पर चर्च के पास लगाई जाती है, फिर इस चौराहे पर क्यों लगाया गया? तभी वसंत के हाथ से लाइटर गिर जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। उसे वो चौराहा, हाथ से कुछ गिरना, सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इसीलिए वो अरण्य से कहता है कि मुझे लग रहा है ये सब पहले भी हुआ है। यहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है कि हमारे साथ एक और कार भी थी, लेकिन इस बार वहाँ कोई दूसरी कार नहीं थी। अब अरण्य मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें जो महसूस हो रहा है उसे देजावू कहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है और कई लोगों को ऐसा महसूस होता है। अब कुछ देर बाद दोनों अपने बीच हाउस पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो पूरा एरिया खाली है, उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं है। तभी मैनेजर उनसे मिलने आता है और कहता है कि यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड पहले से ही है और कल तक दूसरा गार्ड भी ज्वाइन कर लेगा। बिजली कटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बैकअप के लिए जनरेटर भी लगा हुआ है। तभी अरण्य मैनेजर से पूछती है, यहाँ आसपास कोई चर्च तो नहीं दिखा, फिर उस एंजल स्टैच्यू को चौराहे पर क्यों लगाया गया? तो मैनेजर बताता है कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। वो स्टैच्यू एक मछुआरों के गांव तक ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी बार बार खराब हो जाती थी और स्टैच्यू कभी उस जगह से आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसीलिए गांव वालों ने इसे देवी की शक्ति मानकर उसी जगह पर स्थापित कर दिया। इतना बताकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है और वसंत और अरण्य अपने घर में आराम करने लगते हैं। अब शहर की हलचल और शोर शराबे से दूर ये शांति उन्हें बहुत अच्छी सी लगती है। फिर शाम को दोनों जरूरी सामान लेने मार्केट जाते हैं। अब उसी स्टोर में वसंत का सामना क्लब वाले लड़के से हो जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ मौजूद था। अब वो लड़का वसंत से उस रात की घटना के लिए माफी मांगता है, तो वसंत कहता है कि इट्स ओके ब्रो, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर आते ही वसंत उस लड़के से पूछता है कि क्या ये बाइक तुम्हारी है? तो वो लड़का हाँ में जवाब देता है और ये पता चलते ही वसंत उस लड़के की बाइक की हेडलाइट तोड़ देता है और कहता है, तुमने मेरी कार डैमेज की थी, मैंने तुम्हारी बाइक कर दी, अब हिसाब बराबर। इतना कहकर वो अरण्य को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर रास्ते में अरण्य इस बात पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम खुद को क्या समझते हो? ये सब करने से पहले जरा सोचो कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो शांत भी हो जाती है और कहती है, लेकिन एक तरह से तुमने ठीक भी किया, उन्हें सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना। इसके बाद जब दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो एकमात्र सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ से गायब था। अब वसंत को खुद ही गेट खोलना पड़ता है और फिर यहाँ से चीजें अजीब होने लगती हैं। यहाँ उन्हें घर के बाहर एक पार्सल मिलता है। अब वसंत को लगता है कि अरण्य ने कुछ ऑर्डर किया होगा, जबकि अरण्य को लगता है कि वसंत ने किया होगा। लेकिन जब दोनों पूछते हैं तो पता चलता है कि इसे किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया है। असल में पार्सल में एक महंगी पेंटिंग थी, इसलिए वसंत उसे किसी दोस्त का गिफ्ट समझकर दीवार पर लगा देता है। लेकिन अरण्य को ये बात खटकती है। वो कहती है कि पहले पता करो कि ये गिफ्ट किसने भेजा है। तो वसंत पेंटिंग की फोटो खींचकर अपने ग्रुप में भेजता है ताकि गिफ्ट भेजने वाला सामने आए। फिर कुछ देर बाद वसंत का दोस्त सुरेश वहाँ पहुँचता है। वसंत उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। तो सुरेश जवाब देता है कि भाई तूने मुझे खुद कॉल करके यहाँ बुलाया है। अब वसंत हैरान होकर कहता है कि मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। तो सुरेश फोन रिकॉर्ड दिखाने के लिए अपना मोबाइल ढूंढता है,
लेकिन उसे याद आता है कि उसने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया है। अब वसंत कहता है कि उसने कोई कॉल नहीं की, सिर्फ ग्रुप में मैसेज डाला था ताकि ये पता चल सके कि उस पेंटिंग को किसने भेजा है। इस पर सुरेश हैरान होते हुए कहता है कि उसे उस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तभी खिड़की के बाहर कुछ हलचल होती है, मानो कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन ये साफ नहीं होता कि वो कौन है। फिर जाते जाते सुरेश दीवार पर लगी घड़ी को नोटिस करता है जिसका समय गलत था। अब वो उसे ठीक करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर से बाहर निकलने पर सुरेश अपने फोन में कॉल रिकॉर्ड चेक करते हुए सोचता है कि वसंत ने झूठ क्यों बोला, जबकि कॉल उसी ने किया था। वहीं अंदर वसंत फोन पर किसी से बात कर रहा होता है तो सिग्नल खराब होने की वजह से वो छत पर चला जाता है। अब नीचे हल्की सी हलचल होती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता और वो उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर वापस आने पर अब दोनों को फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है जो शुरू में मनोहर को सुनाई दी थी। इसके बाद घर की लाइट्स और आसपास की स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और फिर पावर कट हो जाता है। अब वसंत वहाँ के मैनेजर को कॉल करता है जो उसे वहाँ के गार्ड से कांटेक्ट करने को कहता है। वसंत अब मैनेजर को जवाब देता है कि यहाँ का गार्ड तो शाम से ही गायब है। इस पर मैनेजर माफी मांगते हुए कहता है कि शायद गार्ड को कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, इसीलिए सर आप जनरेटर को खुद ऑन कर लीजिए, तब तक मैं कुछ करता हूँ। इस तरह अब वसंत खुद जनरेटर ऑन करने जाता है और अरण्य भी उसके पीछे चल देती है। अब बाहर आकर दोनों सुपर मून को देखते हैं, जहां अरण्य कहती है कि देखो ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद वो जनरेटर चालू करते हैं और लाइट की समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन तभी एक ट्यूब फ्लिकर करने लगती है। अब वसंत को फिर से लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। इसके बाद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और ये देखकर अरण्य उसे संभालने लगती है। लेकिन तभी अचानक अरण्य को कोई शैडो नजर आती है, लेकिन वो शैडो तेजी से गायब भी हो जाती है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई था। फिर अरण्य वसंत को बताती है कि वहाँ पर कोई था, लेकिन जब दोनों वहाँ देखने जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक बाल्टी नीचे गिरी पड़ी होती है। बाल्टी देखकर वो कहती है कि देखा यहाँ जरूर कोई ना कोई था, लेकिन वसंत कहता है कि ये जरूर हवा से गिरी होगी, यहाँ कोई नहीं है। पर अरण्य कहती है कि मैंने सच में किसी को देखा था, लेकिन वसंत कहता है कि शायद ये सब तुम्हारा भ्रम होगा। खैर अरण्य अब भी अपनी बात पर कायम रहती है और फिर वो दोनों वापस घर लौट आते हैं। अब अंदर अरण्य मोमबत्ती बुझा रही होती है कि तभी वो खिड़की से देखती है कि सामने वाले घर की लाइट्स चालू हैं। वो वसंत को ये बताती है और अब दोनों को ये अजीब लगता है क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन तभी वहाँ गार्ड का कॉल आता है जो उन्हें बताता है कि वो अस्पताल में है क्योंकि उसके पोते की तबीयत बहुत खराब है। अब वसंत गार्ड से कहता है कि कोई बात नहीं, पर वो पूछता है कि क्या उस सामने वाले घर को किसी ने खरीदा है। तो गार्ड कहता है कि नहीं सर, वो तो खाली है। अब इतने में दोनों को फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है और वसंत महसूस करता है कि वो आवाज उस डार्क पैच से आ रही है जो घर के बाहर बना हुआ है। अब वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है और उस घर के सामने पहुंचता है जहां लाइट्स जली हुई थी, पर वहां पहुंचते ही वो देखता है कि वहां की लाइट्स अब बंद हो चुकी हैं। तभी उसे जमीन पर एक जली हुई सिगार मिलती है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वहाँ जरूर कोई और भी मौजूद है। फिर घर लौटकर वसंत सोचता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि जब वो बिलिंग करवा रहा था तो वहाँ वो लड़का भी खड़ा था जिससे उसका झगड़ा हुआ था। उसे याद आता है कि जब वो बिलिंग एड्रेस लिखवा रहा था तो शायद उस लड़के ने उसका एड्रेस सुन लिया होगा। फिर तभी अरण्य उसे बताती है कि सामने वाले घर की लाइट्स फिर से ऑन हो गई हैं, जबकि हमें बताया गया था कि यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। इसके बाद अब वो दोनों उस घर के पास जाते हैं और खिड़की से अंदर देखते हैं। ऐसा करते ही अंदर का सीन देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि वो घर बिल्कुल उनके घर के जैसा ही था। एक एक चीज और इंटीरियर भी उनके घर से हूबहू मेल खा रहा था। लेकिन इतना काफी नहीं था, इसके अलावा दीवार की पेंटिंग भी सेम थी और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये कि उस घर में उनके जैसा दिखने वाला एक कपल भी ऑलरेडी मौजूद था। खैर अब वो दोनों खिड़की से अंदर देख रहे होते हैं जहां सामने रखी टेबल पर एक ग्लास बिना किसी को छुए हिल रहा होता है। लेकिन तभी उनके जैसा दिखने वाला वसंत खिड़की की तरफ देखता है और ये देखकर असली वसंत और अरण्य डर के मारे भाग जाते हैं और भागते हुए उनसे वहाँ पर एक गमला गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। अब घर पहुँचने पर अरण्य डर से घबराकर सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
वसंत कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कोई तीसरा कर रहा है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है और हमें डराना चाहता है। फिर वो अरण्य को सिगार दिखाता है और कहता है कि ये सिगार भी उसी की है। अब ये देखकर अरण्य और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो फौरन जाती है और वसंत का नया सिगार वाला बॉक्स लेकर आती है। फिर वो बताती है कि ये सिगार भी उसी ब्रांड का है जो इंडिया में नहीं मिलता। वो बताती है कि मैंने ये माँ से तुम्हारे लिए मंगवाया था। और अब ये सब सुनकर वसंत का दिमाग भी घूम जाता है। अब इसी बीच अनजाने में अरण्य टेबल से टकरा जाती है, जिससे टेबल पर रखा हुआ ग्लास हिलने लगता है। और ये सब देखकर वसंत को फिर से देजावू का एहसास होता है, क्योंकि जो कुछ भी अब हो रहा है वो उन्होंने पहले भी उस सामने वाले घर में होते हुए देखा था। अब वसंत कहता है कि देखो, यहाँ पर भी वही सब हो रहा है जो उस घर में हुआ था। इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखता है कि शायद कोई बाहर से हमें देख रहा हो, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। पर तभी उसकी नजर गिरे हुए गमले पर पड़ती है और उसे याद आता है कि भागते वक्त उनसे भी एक गमला गिरा था। अब दोनों को ये देखकर इतना डर लगता है कि वो तुरंत कार में बैठकर निकल पड़ते हैं, लेकिन काफी देर ड्राइव करने के बाद भी वो गेट तक नहीं पहुंच पाते और बार बार एक ही जगह पर लौट आते हैं। इस बीच फिर उन्हें एक दूसरी कार खुद से आगे जाते हुए दिखती है, लेकिन आगे जाते जाते वो कार अचानक गायब हो जाती है और इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी जगह पर आकर रुक जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और पूरी तरह से फंस चुके हैं। इसी डर से वो वापस घर में लौट आते हैं, लेकिन घर में आते ही पता चलता है कि किसी ने उनकी गैर मौजूदगी में घर में तोड़फोड़ की है। अब अरण्य तुरंत पुलिस को कॉल करती है और मदद मांगती है और ये वही सीन होता है जो हमने शुरुआत में देखा था। अब वसंत भी सुरेश को कॉल करता है और बताता है कि तुम जब से यहाँ से वापस गए हो यहाँ बहुत सी अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सुरेश कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर गया ही नहीं। अब ये सुनकर वसंत कहता है कि मजाक क्यों कर रहे हो, एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ। तो सुरेश कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं सच में वहाँ आया ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं आ जाता हूँ। वो इतना कहता ही है कि अचानक दोनों के फोन के सिग्नल्स चले जाते हैं। अब वसंत अरण्य को बताता है कि मेरी सुरेश से बात हुई थी, वो बहुत अजीब बातें कर रहा था कि वो यहाँ आया ही नहीं, जबकि जब वो आया था तब भी अजीब बातें कर रहा था कि मैंने उसे बुलाया है, जबकि मैंने उसे कभी बुलाया ही नहीं था। खैर, तभी अचानक एक कर्टन में आग लग जाती है और वसंत दौड़कर उसे बुझाने जाता है। अरण्य कहती है कि मैंने तो सभी कैंडल्स बुझा दिए थे, तो ये कैंडल फिर से कैसे जल सकती है? इसका मतलब जो भी हमारे घर में घुसा था उसने ही कैंडल्स फिर से जलाई होंगी। अब फिर दोनों खिड़की से देखते हैं कि सामने वाले घर में भी एक कर्टन जल रहा था और ये देखकर वसंत तुरंत अपने घर की लाइट्स ऑफ करके फिर से ऑन कर देता है और कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो वहाँ भी वही चीज रिपीट होगी। और कुछ समय बाद वही होता है और सामने वाले घर की लाइट्स ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाती है। अब वसंत को यकीन हो जाता है कि सामने वाले घर का टाइम उनके टाइम से थोड़ा पीछे चल रहा है और वहाँ वो जो भी कर रहे हैं वो सब यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन कुछ मिनट्स बाद अब वसंत एक लेटर के जरिए उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लिखता है कि हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन हम फ्रेंडली हैं। इसके बाद वो दोनों लेटर डोर के नीचे से पास करके जल्दी से घर में वापस भाग आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं तो उन्हें वही लेटर उन्हीं के घर में मिल जाता है। ये देखकर अब वसंत कहता है कि इसका मतलब कि वो कोई दूसरा घर नहीं, वो बस हमारा ही मिरर इमेज है। लेकिन ये सब अरण्य को समझ में नहीं आता। फिर वसंत खुद को एक रिप्लाई नोट लिखता है, Got you. We too didn't mean to hurt you. यानी हम तुम्हें जानते हैं और हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद वो अरण्य से कहता है कि इस बार वो अकेला लेटर लेकर जाएगा और वो अरण्य को वहीं रुकने को कहता है। वो कहता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ और देखना, जब मैं इस लेटर को उस घर में डालूंगा तो ये लेटर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जब वसंत उस लेटर को लेकर दूसरे घर में डालने जाता है तो उससे पहले ही एक रिप्लाई नोट उसके घर के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। अब उस लेटर में भी सेम यही लिखा होता है, लेकिन डिड नॉट को क्रॉस किया होता है, यानी उसमें लिखा होता है कि हम तुमको जानते हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये देखकर वसंत और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी कुछ हाईली अनएक्सपेक्टेड होता है। एक दूसरा वसंत उनके घर में आता है और इस वसंत पर अटैक कर देता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में अरण्य आकर उसे बेसबॉल बैट से घायल कर देती है। पर वो घायल वसंत अरण्य से कुछ
कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लोग हमसे चाहते क्या हैं, क्यों इन्होंने हम पर अटैक किया और आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब वसंत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने हाथ में वही बैट लेकर सामने वाले घर में बात करने जाता है और इस बीच वो अरण्य को पीछे रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी खिड़की से वो देखता है कि दूसरे वसंत ने अपनी अरण्य को मार डाला है और वो उसे सॉरी बोल रहा था। अब बाहर खड़ा वसंत घड़ी देखता है तो 1:30 बज रहे होते हैं। फिर वो अरण्य को इस बारे में कुछ नहीं बताता और उसे लेकर तुरंत अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि घड़ी में 1 बज रहे हैं, यानी वो हादसा आधे घंटे में ही होने वाला था। उसे समझ में ये नहीं आता कि पहले तो हम समय के हिसाब से उनसे आगे थे, लेकिन अब पीछे कैसे हो गए। वसंत अब सोचता है कि वो आधे घंटे में अरण्य पर क्यों अटैक कर सकता है और उसे लगता है कि शायद नशे की हालत में वो ऐसा कर सकता है। इसीलिए वो दारू की सारी बोतलें सिंक में खाली करने लगता है। ये सब करता देखकर अरण्य उससे पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हरकतों से मुझे डर लग रहा है। तो वसंत कहता है कि मैं बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ गहरी फीलिंग्स आ रही हैं, लगता है 1:30 बजे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर तभी उन्हें घर के बाहर से एक कार की आवाज आती है। वो दोनों अब बाहर देखते हैं और पाते हैं कि वो वही कार थी जिसकी कॉपी उनकी कार की तरह थी। लेकिन जब कार उस ब्लैक पैच वाले इलाके के पास पहुंचती है तो वो उसके अंदर समा जाती है। अब यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ टाइम लूप और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन अब ये खुलासा होता है कि ये सब उस ब्लैक पैच की वजह से हो रहा है जो मल्टीपल टाइमलाइंस को आपस में जोड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब भी दोनों उस ब्लैक पैच को क्रॉस करके लौटते थे तो वो एक दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाते थे। यानी सुरेश जो पहले आया था वो दूसरी टाइमलाइन से था जहां वसंत ने उसे कॉल किया था। इसीलिए प्रेजेंट वाले वसंत को याद नहीं था कि उसने सुरेश को कब कॉल किया। अब अरण्य कहती है कि अगर 1:30 बजे कुछ बुरा होने वाला है तो हम चांस क्यों लें, क्यों ना इससे पहले हम उस ब्लैक पैच से दूसरी टाइमलाइन में चले जाएं। फिर हो सकता है कि शायद हम सीधे 2 बजे की टाइमलाइन में पहुंच जाएं और ये हादसा स्किप हो जाए। हो सकता है कि ये एक लूप होल हो जिससे वो इस हादसे से बच सकते हैं। अब दोनों ऐसा ही करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इस बार वो टाइम में आगे नहीं बढ़ते बल्कि पीछे लौट जाते हैं, यानी उस वक्त में जहां सिग्नल न आने की वजह से वसंत फोन पर बात करते हुए टेरेस पर चला गया था। अब वहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो प्रेजेंट वाला वसंत नहीं चाहता था कि अरण्य को पता चले। इसीलिए वो अरण्य को वहाँ से खींचने लगता है, लेकिन अरण्य पेड़ को पकड़ लेती है। तभी पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं और वसंत समझ जाता है कि ये वही सब हो रहा है जो पहले दूसरी टाइमलाइन में उसके साथ हुआ था। लेकिन इतने में अरण्य उस टाइमलाइन वाले वसंत की बातें सुन लेती है जिसमें वो उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रभा से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो गिफ्ट भी प्रभा ने ही भेजा था। अब अरण्य को समझ में आता है कि क्यों क्लब में वसंत ने उस लड़के को पीटा था। उसे लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है और वसंत उसे चीट कर रहा था। लेकिन वसंत सफाई देते हुए कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो सब प्रभा की तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं। वो बताता है कि उस रात जब मैं अकेला था तो प्रभा मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उसे दूर कर दिया था। लेकिन अरण्य को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो पहले भी झूठ बोल चुका था। इसीलिए अब वो नाराज होकर उससे दूर जाने लगती है और अनजाने में वो ब्लैक पैच की ओर बढ़ने लगती है। अब इससे पहले कि वसंत उसे रोक पाता, अरण्य ब्लैक पैच को पार करके दूसरी टाइमलाइन में चली जाती है। तो इस तरह प्रेजेंट वाला वसंत अपनी अरण्य को खो देता है और फिर उसे ढूंढने के लिए वो अलग अलग टाइमलाइंस में ट्रेवल करता है। लेकिन कहीं पर भी उसे अपनी अरण्य नहीं मिलती क्योंकि हर टाइमलाइन में अरण्य के साथ एक वसंत पहले से ही मौजूद होता है। और यहाँ ये भी रिवील होता है कि शुरुआत में जो तीसरा आदमी उन्हें छुपकर देख रहा था वो भी वसंत ही था जो अपनी अरण्य को अलग अलग टाइमलाइन में ढूंढ रहा था। अब थक हार कर वो घर से बाहर आता है और अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी अरण्य को खो दिया है और वो अब इस लूप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी बादल चांद को ढक लेते हैं और उसी के साथ पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब चूंकि पोर्टल बंद हो चुका था तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है जिसे पहले अरण्य ने कॉल किया था, पर वसंत को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और पुलिस यहाँ कैसे आई। अब वो पुलिस ऑफिसर उससे अरण्य के बारे में पूछता है कि अरण्य नाम की लड़की का फोन आया था जो कह रही थी कि कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। अब वो कहाँ है? तो वसंत बताता है कि वो मेरी पत्नी है सर, लेकिन अब वो मिसिंग है। तो ऑफिसर पूछता है कि वो कब से मिसिंग है? फिर वसंत कहता है कि सर रात 1:30 बजे के बाद से। लेकिन ऑफिसर ये सुनते ही हैरान होकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो 12 भी नहीं बजे। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दूसरी टाइमलाइन थी। अब ये सुनकर वसंत कहता है कि इस जगह में कुछ अजीब है, कुछ पैरानॉर्मल है सर, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अब पुलिस को उसकी बातें अजीब लगती हैं और फिर उन्हें उसके चेहरे पर चोट के निशान और दारू की स्मेल आती है। ऊपर से घर के अंदर तोड़फोड़
तोड़फोड़ होने से पुलिस को लगता है कि वसंत ने ही कुछ गड़बड़ की है और अपनी बीबी को या तो मार दिया है या कहीं छुपा दिया है। इसीलिए वो उसे गिरफ्तार करके ले जाने लगती है और इसके बाद क्या हुआ वो हम सभी को पता है। वसंत पुलिस वालों पर अटैक करके भाग जाता है और अरण्य को ढूंढने निकलता है। इस बार जब वो उस चौराहे से गुजरता है तो उसका फोन गिर जाता है और उसे याद आता है कि उसने पहले भी ऐसा डेजावू महसूस किया था और इस बार एक्चुअल में वहीं एक दूसरी कार भी थी। अब वसंत फौरन उस कार का पीछा करता है और फाइनली एक हवेली तक पहुंचता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका मनोहर था। अब वसंत उससे कहता है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ और किस्मत मुझे अपने आप आपके पास लेकर आई है, शायद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब मनोहर उसकी बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है और तब जाकर ये खुलासा होता है कि उस रात मनोहर के साथ क्या हुआ था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल जब मनोहर को आवाज आई थी तो वो गलती से ब्लैक पैच को क्रॉस करके अगली टाइमलाइन में चला गया था और वहाँ वो पहले ही गणेश और ललिता को शूट कर चुका था। फिर जब मनोहर गणेश से पूछता है कि तुम्हें किसने मारा तो गणेश जवाब देता है कि तुमने। इसके अलावा जब उसने भागने वाले शख्स को देखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था और ये सब देखकर मनोहर उस दिन काफी डर गया था। अब इसके बाद सालों साल मनोहर ने ब्लैक पैच के बारे में काफी रिसर्च की थी और अब इसका राज खुलता है कि सालों पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ एक सीक्रेट रिसर्च सेंटर बनाया था जिसमें एक फैक्ट्री की यार्ड में छुपकर रिसर्च किया जाता था। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में एक हादसा हो गया जिससे फैक्ट्री खत्म हो गई और ये उसी हादसे के वही आफ्टर इफेक्ट्स थे जो अब वसंत और अरण्या के साथ हो रहे थे। अब मनोहर वसंत को मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी समझाता है कि हर मल्टीवर्स में हमारी एक अलग कॉपी होती है। कुछ में हम अकेले होते हैं, कुछ में शादी हो जाती है, कुछ में हादसे होते हैं, कुछ में आप बच जाते हैं। इस तरह की संभावना हर जगह होती है। इसीलिए हो सकता है कि किसी रियलिटी में तुम्हारी पत्नी तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आ जाए और मैं उसे ये सारी बातें समझा रहा होऊंगा। लेकिन अब वसंत मनोहर से पूछता है कि वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि मैं अपनी अरण्या को कैसे ढूंढ पाऊंगा और वो मुझे कहाँ मिलेगी। तो मनोहर जवाब देता है कि जब ये सब उसके साथ हुआ था तब सुपर मून की रात थी और आज भी वही स्थिति है। इस पोर्टल का कनेक्शन सुपर मून से है और सुपर मून अब सिर्फ 45 मिनट तक रहेगा। इसीलिए तुम्हें उस टाइमलाइन को ढूंढना होगा जहां अकेली अरण्य है, वो भी सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर। ये सुनकर वसंत कहता है इतने कम समय में कैसे पता लगाऊं? अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो? फिर मनोहर कहता है कि तो तुम्हें दूसरी टाइमलाइन में जाकर दूसरे वसंत को मारना होगा क्योंकि एक टाइमलाइन में सिर्फ एक वसंत और एक अरण्य ही रह सकते हैं। इस तरह हमें अंदाजा लग जाता है कि मनोहर ने भी इस टाइमलाइन में आकर यहाँ के मनोहर को मार दिया होगा ताकि ये इस टाइमलाइन में रह सके। खैर, अब वसंत उस जगह वापस पहुँचता है लेकिन पोर्टल बंद होता है क्योंकि बादल मून को ढके हुए थे। अब इसी दौरान पुलिस आकर उसे फिर से पकड़ लेती है लेकिन जैसे ही बादल हटते हैं पोर्टल फिर से एक्टिव हो जाता है और ये देखते ही वसंत पुलिस के हाथों से छूटकर उस ओर भागता है और उस ब्लैक पैच में एंटर कर जाता है। पुलिस वाला उस पर गोली चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे गोली नहीं लगती, यानी गोली उसको हिट तो करती है पर उसको चोट नहीं पहुंचती। अब इसके बाद वो दूसरी टाइमलाइन में पहुंचता है जहां वो देखता है कि अरण्य अकेले सोफे पर बैठी है। उसे लगता है कि वो अपनी सही टाइमलाइन में वापस आ गया है, इसीलिए वो खुश होकर अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है कि दूसरा वसंत भी वही साइड में खड़ा होता है और यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि ये वही सीन है जब उस रिप्लाई नोट के बाद वसंत और अरण्य घबराए हुए होते हैं। अब इस बार प्रेजेंट वाले वसंत को मनोहर की बात याद आती है, इसीलिए उसे लगता है कि उस वाले वसंत को मारकर वो अपनी अरण्य को वापस पा सकता है और इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है जैसा कि हमने पहले देखा था। अब पहले की तरह अरण्य अपने वसंत को बचाने के लिए बैट लेकर आती है लेकिन प्रेजेंट वाला वसंत इस बात को पहले से ही जानता था कि वो उसे बैट से मारेगी, इसीलिए वो उस बैट को पकड़ लेता है। दोस्तों, मूवी की कहानी कितनी क्लासिकल है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, इसीलिए अगर आप यहाँ तक मूवी में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये वसंत तो बैट पकड़ लेता है लेकिन तभी दूसरा वसंत जवाबी हमला करता है और दोनों उसको वहाँ से भगा देते हैं। अब वसंत फिर से दूसरी टाइमलाइन में आ जाता है लेकिन वहाँ एक और नया मोड़ आता है जहाँ अरण्य उस टाइमलाइन वाले वसंत को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो इस वाले वसंत पर हमला नहीं करता क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता था। इस तरह वसंत हार मान लेता है और सोच लेता है कि उसने अरण्य को हमेशा के लिए खो दिया है। इसके बाद वो चुपचाप बाहर आ जाता है
और फिर सुपर मून का वक्त भी खत्म हो जाता है, जिसके साथ पोर्टल भी बंद हो जाता है और तभी पुलिस की जीप वहाँ आती है। लेकिन इस बार वो वसंत को ढूंढ रहे होते हैं, न कि अरण्य को। असल में अरण्य ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी होती है और अरण्य भी दूसरी कार में वहाँ आ जाती है और वसंत को उसकी असली अरण्य मिल जाती है। फिर जाते जाते ऑफिसर कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हम पहले मिल चुके हैं। तो वसंत जवाब देता है हाईली पॉसिबल और ऑफिसर उसे मजाक समझकर चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक अहम बात है जो शायद आप लोगों ने मिस कर दी होगी। जब अरण्य ने कहा था कि देखो सामने वाले घर की लाइट ऑन हो गई है, जबकि हमें बताया गया था कि यहाँ सिर्फ हम लोग ही हैं, तो उसके बाद वसंत अकेले उस डार्क पैच को क्रॉस कर लेता है जो उसे कुछ मिनट्स पहले वाली टाइमलाइन में ले जाता है जब लाइट बंद थी। फिर वो वापस आता है तो वहाँ दूसरी टाइमलाइन वाली अरण्य थी जो इस बार फिर से कहती है कि देखो सामने वाले घर की लाइट ऑन हो गई है। अब उसके लिए तो उसने ये चीज पहली बार बोली थी, लेकिन हम व्यूअर्स और मूवी के अंदर वसंत को यही लगा कि ये उसने दोबारा बोला है क्योंकि वो लाइट दोबारा ऑन हुई होगी। यहाँ से वसंत कई रियलिटी क्रॉस करता है और हर बार उसे लगता है कि वो अपनी ही अरण्य को पा रहा है, जबकि हर बार क्रॉस करने के बाद वो एक दूसरी अरण्य होती है। फिर जब वो नाराज होकर चली जाती है तो वसंत उसे अलग अलग टाइमलाइन में जाकर ढूंढता है और अपने ही दूसरे वर्जन्स को मारने की कोशिश करता है, जबकि उसकी अरण्य उसे असली टाइमलाइन में ढूंढ रही होती है। और यही वजह होती है कि वो पुलिस में वसंत के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। और ये सब उसको तब समझ में आता है जब प्रेजेंट में अरण्य उसे बताती है कि वो घर के अंदर थी जब वसंत जनरेटर ऑन करने गया था और इसके बाद से वो गायब हो गया और तब से वो उसको ढूंढ रही है। लेकिन ये सुनकर वसंत सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि अरण्य भी उसके साथ ही गई थी। लेकिन तभी उसे मनोहर की बात याद आती है कि हम जिस टाइमलाइन में होते हैं वहाँ की अल्टरनेट रियलिटी भी उसी के हिसाब से बन जाती है। यानी टाइम ने सब कुछ फिक्स कर दिया था और इसी टाइमलाइन में ये रियलिटी डाल दी थी कि वो इस टाइमलाइन में अकेले ही जनरेटर फिक्स करने गया था। इसके बाद जब वो गायब हो गया और मल्टीवर्स में चला गया तो अरण्य ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी थी और फिर वो उसे ढूंढने भी गई थी। लेकिन वो खुद मल्टीवर्स में नहीं घुसी क्योंकि उस वक्त शायद मून पर बादल आ गए होंगे और वो पैच नहीं बना होगा। तो इस तरह अब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन फिल्म के लास्ट सीन में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाया जाता है जहां वसंत वॉशरूम जाता है और तभी वहां दूसरा वसंत भी आ जाता है। अब आपको याद होगा एक टाइमलाइन में अरण्य उस प्रभा वाली बात पर नाराज होकर एक बार उस पैच को क्रॉस कर गई थी और दूसरी टाइमलाइन में पहुंच गई थी, जिसके बाद वसंत उसे अलग अलग टाइमलाइन में जाकर ढूंढ रहा था और वो आखिर में इस टाइमलाइन में अपनी अरण्य को तलाश करते हुए आ जाता है। अब इसके बाद हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वॉशरूम में क्या होता है, लेकिन वॉशरूम से बाहर सिर्फ एक वसंत आता है और वो कौन सा है ये नहीं पता। यानी एक वसंत ने दूसरे वसंत को मार दिया था और इसके बाद वो अरण्य के साथ वहाँ से चला जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये दिमाग हिला देने वाली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल या थ्योरी है तो आप कमेंट में एक्सप्लेन करें, मैं उसको पिन जरूर करूंगा। साथ ही जो लोग इस तरह की मूवीज को देखना पसंद करते हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ऐसी मूवीज को देख सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।